जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी थी द हिंदू में, और वह खबर था कि नरेंद्र मोदी साहब अभी फ्रांस के दौरे पे हैं और फ्रांस में उनका काफी अच्छा तरीके से स्वागत हुआ है। आप सबको को पता होगा, आप विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चीजों को पढ़ा होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। लेकिन द हिंदू ने आज एक महत्वपूर्ण खबर छापा एडिटोरियल में आज के। उसमें था क्या कि जैसा कि आप सभी को पता है कि एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के एक कमेटी ने उसी फ्रांस में एक बैठक की है और उस बैठक में नरेंद्र मोदी से एक प्रकार की बातें कहा गया है कि मणिपुर में एक वायलेंस हो रहा है, उस वायलेंस को रोकने का प्रयास कीजिए। तो जरा सोचिए, रियल में आज से कुछ दिनों से ये जो मणिपुर जो वायलेंस जो चल रहा है, इस पर ना किसी मीडिया की नजर जा पा रही है। खास करके अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो मीडिया तो गोदी मीडिया हो गई है। सारे जो न्यूज चैनल हैं, पता नहीं क्या अपने टीआरपी के लिए उसी बात को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। उनसे इससे कुछ लेना देना नहीं होता है कि क्या मामला जो है वह देश के हित के लिए बेहतर है या सही है, या उस न्यूज को डिस्कस करने से देश की कितनी भलाई हो सकती है, या किसी ऐसी न्यूज की हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, किसी का कोई औचित्य ही नहीं है। एनीवे, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी मीडिया की बात है। अपने लोग जैसे जैसे अपनी एक जो गरिमा है उसको खोते जा रहे हैं, टीआरपी की दुनिया है, हर लोग सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। हर चीज, जैसे कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि हर चीज फाइनेंस के अकॉर्डिंगली, वो मतलब हर लोग लालची हैं और फाइनेंस के अकॉर्डिंग उस फाइनेंस की तरफ अपने आप को झुकाए हुए महसूस करते हैं। आप किसी को भी ले लीजिए, एनीवे उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैंने भी प्लान किया कि इस मणिपुर जो वायलेंस हो रहा है अभी के समय में, इसकी एक्चुअल मतलब क्या है, अभी पूरे मैं इतिहास से लेकर के अभी करंट इश्यूज जो हैं, क्या है मामला, पूरे अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा कुछ भी इसमें का नहीं होगा जिससे वो आपको समझने में समस्या होगी, चाहे वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप एक सीरियस सिटीजन है भारत के, तो भी आपको ये मुद्दा जानना चाहिए। अब इस मुद्दे को मैं सबसे पहले कुछ कैटेगरी में बांट कर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं मणिपुर के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा कि आखिर जो वायलेंस हुए अभी हो रहे हैं इसके क्या कारण है। उसके बाद एक्चुअल वहां की डिमांड क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मतलब वहां पर कौन कौन से ऐसे राइट हैं, उन राइट का खत्म करने का प्रयास किया गया है। जब भी मतलब जहां पर सिचुएशन अगर खराब होता है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के तहत आपके राइट्स को ले लिए जाते हैं, आपको भी पता है। उसके बाद मैं अपने तरीके से कुछ सलूशन है क्या होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पर देने का प्रयास किया है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जब चीजें जब सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आप अपना एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि लगभग दुनिया भारत स्तर पर ऐसे कौन कौन से ऐसे सिचुएशन डेवलप हुए हैं जहां पर कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का हनन हुआ है, और कुछ ऐसे इंसिडेंट जो भारत के चरित्र पर लिटिल बिट दाग लेकर के आता है, और ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन अराइज करता है। थोड़ी सी उस पर भी हम लोग पड़ताल करेंगे, और लगभग हम लोग अभी मणिपुर के हालात को करंट से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिविल वार वगैरह में कन्वर्ट हो जाए, इस पर भी थोड़ा सा पड़ताल करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आखिर इन सारे मुद्दों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा माइंडली अलर्ट हो जाइएगा, चीजों को, हर चीज को इंटरलिंक कर कर मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए ये देखिए कि ये मोटा मोटी इन जनरल ये मणिपुर का मैंने मैप बना दिया है। अब इस मणिपुर में इसको दो भाग में बांट दीजिए। अगर जो जैसे जो छोटा वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को वैली एरिया माना जाता है, और जो आउटर जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हिल एरिया। अब इन दोनों की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे वैली एरिया है, जो ये वाला क्षेत्र जो है आपका वैली एरिया, मात्र टोटल एरिया का मात्र 10% है छोटा, और जो हिल एरिया है वो टोटल मणिपुर का 90% है।
ध्यान से समझिए, ये छोटा वाला जो पार्ट है वह टोटल मणिपुर का 10% है, और ये बड़ा वाला जो हिस्सा है जो आउटर है, जिसको मैं हिल एरिया से यहां पर डिनोट करने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये टोटल एरिया आपका 90% है। अब इस हिल एरिया में देखेंगे तो हिल एरिया में एक कम्युनिटी रहती है जिसको बोलते हैं मैती, ध्यान रखिएगा। और इस जो क्षेत्र जो बाहर वाला जो सरफेस है जिसको हिल एरिया कहते हैं, उसमें नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। चलिए, अब इतना बात आप तो समझ पा रहे होंगे। इस 10% क्षेत्र में जो मैती है इनकी संख्या है 53%, और इस जो आउटर जो सरफेस है जो आप देख रहे हैं जो हिल एरिया है, इसमें 40% लोग हैं, और वो लोग हैं आपके नागा और कुकी। और ये जो वैली एरिया है, ये एरिया लगभग फुल्ली डेवलप है। यहाँ का जो कैपिटल है इसी वैली एरिया में पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी डेवलपमेंट हुए होंगे, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, एवरीथिंग जो है वेल डेवलपमेंट इस वैली क्षेत्र में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और जो ये हिल एरिया है, हिल एरिया का उतना डेवलपमेंट नहीं है। इसमें मतलब ज्यादातर केस में आप देखेंगे कि इसमें फॉरेस्ट वगैरह है। अब आप इसमें सोचेंगे कि आखिर ये फॉरेस्ट एरिया है तो इस क्षेत्र में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो नागा और कुकी अगर डेवलप नहीं हो रहे तो उनकी कुछ ना कुछ तो प्रिविलेज मिले होंगे। हाँ, तो ये जो नागा और कुकी जो इस क्षेत्र में जो रह रहे हैं, इनके लिए कुछ अलग से प्रिविलेज दिए गए हैं। क्या है प्रिविलेज? कि इस आउटर क्षेत्र में, हिल्स एरिया में, इनके सिवा कोई न जमीन खरीद नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। इवन आपको मैती वाले जो लोग हैं वह इस वैली क्षेत्र में ही रह सकते हैं, लेकिन ये हिल क्षेत्र में नहीं जा सकते। वहां जा सकते हैं, बस एज ए विजिटर जा सकते हैं, लेकिन आप इस क्षेत्र में जमीन का टुकड़ा नहीं ले सकते हैं। और जो दूसरे क्षेत्र के लोग जाते हैं, जैसे मान के चलिए यूपी के लोग चले गए, एमपी के लोग चले गए, उन लोगों को अगर जमीन वगैरह खरीदना है, रहना है, तो आप हिल एरिया में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आपको जमीन इस वैली एरिया में ही खरीदना होता है, ये वहां का नियम है। और ये प्रिविलेज जो है उनको नागा और कुकी लोगों को दिया गया है। अब जो नए नए जो लोग जाएंगे वो जाएंगे वैली वाले क्षेत्र में, यानी जो मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं, यहां पर आप समझिएगा, इस मैती कम्युनिटी का अब एरिया अब क्या हो रहा है, श्रिंक होने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अलग से जो लोग आएंगे इसी में जाएंगे, क्योंकि हिल एरिया में तो लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नागा और कुकी लोग हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए गए हैं। चल, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया कि अभी का ये मुद्दा क्या है, हिस्ट्री को। अब मुद्दा यह है कि मणिपुर जो लगभग अगर 1951 से लेकर के 1972 तक यूटी था, यानी यूनियन टेरिटरी था। 1972 में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है, और लगभग 1980 के बाद लगभग 2004 तक एक एक्ट यहां पर आता है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट। कहने का मतलब यह है कि ये नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वहां पर हमेशा, चाहे आप नागालैंड में चले जाइए, मिजोरम में चले जाए, त्रिपुरा में चले जाए, हर चाहे असम में चले जाए। अभी असम की थोड़ी सी घटना यहाँ पर बात करेंगे, अभी मतलब छोटी सी उसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे क्या है उसमें। अब मणिपुर अब लगभग डिस्टर्ब एरिया है, तो उस पर एक्ट लगाया गया ताकि उस पर निगरानी रखा गया। इसको लेकर के धीरे धीरे वहां के लोग जो होते हैं खुश नहीं होते हैं कि आखिर हमारे ऊपर इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों लगाया जाता है। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊं, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें जब डिवाइड एंड रूल का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स का, और उन लोगों ने जो एक कंसेप्ट लगाया था कि मतलब डिवाइड एंड रूल, मतलब आपके ही मतलब ऐसा कुछ दिमाग लगाना कि आपके अंदर ही फूट डालेंगे और फिर अपना जो शासन व्यवस्था है वो लंबे समय तक चलाएंगे। और लगभग लास्ट समय में वो लोग जाते समय ये बात आइडेंटिफाई कर दिए थे इस नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में कि भाई तुम लोग इंडिपेंडेंट हो जाना, अखंड भारत का पार्ट नहीं होना। तो आज तक जो आप देखेंगे कि देश की आजादी के बाद लगभग, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मिजोरम में हो, चाहे वो मणिपुर हो, जहां भी विद्रोह हुआ, चाहे वो असम में, चाहे वो आसू ग्रुप हो जहां असम में अपने बहुत सारे डिमांड उठाई गई, कभी करेंगे चर्चा। ये जितने टॉपिक हैं अपने आप में बड़े टॉपिक हैं, इन पर अगर डिटेल से डिस्कस किया जाए तो काफी लंबे समय लग सकते हैं। वकायदा हम अभी चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो बस इस बीच में जो चीजें इंपॉर्टेंट आएगी उसी को थोड़ा सा मैं बता करके चलूंगा, ज्यादा डिटेल में उस टॉपिक को नहीं जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो की भी अपनी लिमिटेशन है। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो किसी को देखने में भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। चलिए, तो कहने का मतलब है कि यहां पर लगभग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा कंसेप्ट डेवलप कर दिया था जिसके वजह से नॉर्थ ईस्ट वाले हमेशा इस माइंडसेट में रहते हैं कि
हमारा एक अलग स्टेट हो जाए, एक अलग देश बन जाए, इस प्रकार के उनके दिमाग में माइंडसेट रहती है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह अलग अलग समयों में कुछ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर लगाती रहती है, जिसके वजह से मतलब यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ समस्याएं होते रहता है। इस चीज को थोड़ा सा मान करके चलना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखें तो अंतिम कुछ समयों से लगभग नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी समस्याएं हैं उसको कम करने का प्रयास किया गया है। जैसे आपने नागालैंड में नागालैंड का मांग हो रहा था, इसहाक मैया ग्रुप बना था, जो अलग से मतलब वहां गजीब का मतलब कहानी डेवलप कर दिया गया था। लगभग वहां के लगभग लोगों में शांति नाम का कोई चीज ही नहीं था। इस प्रकार के इंसिडेंट वहां पर हो रहे थे। एनी उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। तो लगभग उसके बाद मतलब लॉ एंड ऑर्डर रहा है, तो वहां के लोगों में थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग को लेकर के समस्या होती रहती है। लेकिन फिर भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस चीज को सुलझाने का प्रयास किया गया है। अब इस चीज को समझने के बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि मणिपुर में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुआ है। तो इन जनरल जहां तक मैं चीजों को अभी तक आइडेंटिफाई कर पाया हूं, लगभग मेरे नजर से अभी तक 3 वहां पर इश्यूज दिखे जिसके वजह से वहां पर इस प्रकार का वायलेंस डेवलप होना शुरू हो गया है। पहला यह है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने एक अपना ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर को सुनने के बाद समस्या हुआ है। क्या ऑर्डर? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जैसे ये आपका मैती कम्युनिटी है जो आपका वैली क्षेत्र में रहता है, इनको जो दर्जा दिया गया है वह ओबीसी और एससी का दिया गया है। और यहां पर नागा और कुकी लोग जो हैं उन लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया है। और जिन लोगों का एसटी का अगर दर्जा दिया जाएगा तो वो लोग हिल एरिया में जमीन ले पाएंगे। तो लगभग ये जो मैती क्षेत्र के लोग जो है, जो वैली क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग पिछले 10-15 सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमें जो एक एसटी कम्युनिटी का भी मतलब स्टेटस मिलना चाहिए। लगभग पिछले 10-12 सालों में ना ही स्टेट गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही थी, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही थी। हाल के कुछ दिनों में आप देखेंगे कि मणिपुर हाई कोर्ट ने एक अपना एक ऑर्डर नहीं कहेंगे, मतलब एक ओपिनियन दिया। ओपिनियन क्या था? उन्होंने कहा कि जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। इस पर स्टेट गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि हाँ भाई तुमको ये एसटी का दर्जा दे देना चाहिए। बस उन्होंने एक सजेशन के तौर पर ये बातें कहा। अब जब सजेशन के तौर पर ये बातें कहा तो आपको पता ही है कि जो चीजें वायरल होती है वो अच्छी चीजें वायरल नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अब यहां पर जो नागा और कुकी जो लोग थे, उन नागा और कुकी लोगों को ऐसा लगा कि लगभग जो आपके मणिपुर जो हाई कोर्ट है उसने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि जो मैती क्षेत्र के जो मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अब एसटी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। अब इसको लेकर के 3 मई की बात है, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च निकाला सारे लोग। और उसमें इनका मानना था, मतलब जो नागा और कुकी हैं ये कभी चाहते ही नहीं है कि जो मैती है उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए नहीं चाहते हैं कि जैसे ही इनको एसटी का दर्जा मिलेगा ये लोग हिल वाले क्षेत्र में अपना जमीन खरीदना शुरू करेंगे, वहां बसना शुरू करेंगे, जो कि ये जो नागा और कुकी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब इस चीज को ध्यान में रख करके लगभग इनके बीच में एक थोड़ा सा झड़प हुआ और उसके बाद से एक प्रकार की समस्याएं डेवलप होती आ रही है। तो पहला इशू आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जो मणिपुर हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर पास किया और उसके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक पहला इशू डेवलप हो गया। दूसरी अगर बात करें तो मणिपुर गवर्नमेंट ने एक इलीगल जो ऑक्युपेंट्स है, मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर ये वाला क्षेत्र है, हिल वाले क्षेत्र, उसमें इलीगल कुछ लोग कुछ क्षेत्र को ऑक्युपाई करके बैठे हैं। क्यों ऑक्युपाई करके लोग बैठे हैं? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में कुछ रिजर्व फॉरेस्ट भी है सरकार के द्वारा। अब इस रिजर्व फॉरेस्ट है और कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। अब आपको भी पता है कि अभी के समय में सबसे ज्यादा फोकस हम लोग एनवायरनमेंट पर कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से सरकार लगभग ये प्रयास कर रही है कि जो भी फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को नीट एंड क्लीन रखा जाए। इसमें जो भी सिस्टम जो नेचुरली जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को होते रहना चाहिए। इसमें किसी भी लोगों के द्वारा, किसी भी आम आदमी के द्वारा इसमें अपने किसी भी
मतलब पर्सनल प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जो फॉरेस्ट है उसका दोहन नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें से जो लोग इलीगली कह सकते हैं इस क्षेत्र में अपना पकड़ बना के रखे थे, तो सरकार ने एक कानून बना करके यहां से इन लोगों को हटाने का प्रयास किया। तो ये दूसरा कारण है, जो लोग यहाँ के जो इलीगल यहाँ पर थे वो लोग भी इसके पार्ट बन गए, इस वायलेंस का पार्ट बन गए कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका ड्रग का वहां पर ट्रेड। अब ड्रग को लेकर के ओपिनियम और एक है आपका ब्राउन शुगर, ये दो क्षेत्र, ये दो जो वहां के जो ड्रग हैं काफी बड़े मात्रा को, पहले तो आप देखेंगे कि वो म्यांमार वाला क्षेत्र हो गया, लाओस वाले क्षेत्र हो गए, थाईलैंड वाले क्षेत्र हो गए, वहां से मतलब इस प्रकार के ड्रग्स आते थे। लेकिन अब चूंकि ये हिल एरिया है, अब यहाँ के लोग क्या करने लगे हैं कि इस ड्रग्स का ये लोग खेती करना शुरू कर दिए हैं। और जब ड्रग्स का ये लोग जब खेती करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इससे आपको भी पता है कि जब ड्रग्स की खेती जहां पर शुरू हो जाता है वहां पर कंडीशन खराब होना शुरू हो जाता है। तो और चूंकि आप मणिपुर का जो एक बॉर्डर देखेंगे म्यांमार से काफी टच करता है, और म्यांमार में अभी लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, वहां कोई सरकार नहीं है। तो वहां जिस स्टेट का बाउंड्री अगर इंटरनेशनल किसी देश से अगर टच करता है, तो और उस देश में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, कोई सरकार ही नहीं है, तो वहां पर ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर इंडिया को काफी स्ट्रिक्ट रखना, ताकि वहां पर इलीगल कुछ नहीं हो। और जब यहाँ पर ड्रग्स की जब ट्रेड होना शुरू हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी। अब इन तीन चीजों को आधार मान करके वहां पर मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हो गया। पिछले मई के बाद से ये सारी कहानी शुरू हो गया है। अब यहां पर ये बात है कि आखिर ये एक्चुअल डिमांड क्या है, नागा क्या चाहते हैं और मैती क्या चाहते हैं। अब तक के मेरी इस बात को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये बातें समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल डिमांड क्या है। मैती ये चाहते हैं कि ओबीसी और एससी के साथ साथ मुझे एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। एसटी का दर्जा मिलेगा तो मैं हिल्स एरिया में जाएंगे और हिल्स एरिया में भी हम जमीन खरीदेंगे और वहां पर भी अपना क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो भी दूसरे स्टेट से लोग आकर के यहाँ पर रह रहे हैं तो हिल एरिया में जाते नहीं, वो लोग वैली एरिया में आ जाते हैं, और वैली एरिया में जब आते हैं तो हमारा क्षेत्र और श्रिंक हो रहा है, तो हमको ये राइट्स दीजिए कि हम इस वाले क्षेत्र में भी रहें। जबकि ये नागा एंड कुकी वाले ये चाहते हैं, उनकी डिमांड ये है कि इस मैती वाले लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो जितना डेवलपमेंट है वो वैली क्षेत्र में है, वे लोग वेल एजुकेटेड हैं, इनके बिजनेस ट्रेड है वहां पे, और जितना भी डेवलपमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है, मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे इसी क्षेत्र में ज्यादातर बेहतर है। तो ये लोग इन लोगों का मानना है, नागा एंड कुकी लोगों का, कि आप इतने डेवलप हैं, इतने हर चीज आपके पास है, तो आप लोग जो हम लोग नेचुरली अटैच्ड हैं उसको हमसे दूर मत कीजिए। जबकि ये मैती लोग ये चाहते हैं कि अगर हिल्स एरिया से जोड़ देंगे तो हमारे जो एक कल्चरल जो जुड़ाव है, कल्चर अब कम्युनिटी है तो उनका भी एक अपना सांस्कृतिक जुड़ाव होगा, उस जुड़ाव के साथ ये लोग जुड़कर रहने का प्रयास करना चाहते हैं। और जो क्षेत्र डेवलप हो जाता है वहां पर कल्चरली चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि साउथ इंडिया में एक मनाया जाता है फेस्टिवल पोंगल। अब मान के चलिए कि अगर कोई क्षेत्र बिल्कुल क्राउड हो तो उस क्राउड वाले क्षेत्र में कैसे आप पोंगल मनाएंगे। अगर किसी क्षेत्र में अगर मान के चलिए कि दो जानवरों को लड़ाया जाता है तो उसमें उनकी एक अपनी एक कल्चर है। अब आप एक क्राउड क्षेत्र में रहते हैं जहां पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या उस समय आप जिस चीज को करना चाहते हैं वो क्या कर पाएंगे? क्या आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को लेकर के ये मैती वाले चाह रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा मिले और इस क्षेत्र में वो लोग अपना थोड़ा सा पांव पसारने का प्रयास करें। और ये नागा एंड कुकी ये चाहते हैं कि भैया आप इस क्षेत्र में मत आओ, आप डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड क्षेत्र में रहिए, हमको हमारे क्षेत्र में रहने दीजिए, आप हमारे पास इधर ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी डिमांड भी आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं कि लगभग वो कौन से ऐसे, जब से मतलब वहां पर वायलेंस शुरू हो गए, दंगा शुरू हो गया है, तो लगभग वो कौन कौन से काम सरकार के द्वारा किए गए हैं जो उनके राइट्स को हनन करता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि राइट टू मूव फ्रीली, हर आदमी को ये अधिकार है कि हर आदमी को घूमने, चलने
और अपने बातों को कहने का अधिकार है, आपको फंडामेंटल राइट में कहा गया है। तो इसको लेकर के सेक्शन 44 वहां पर लगाया गया है सीआरपीसी का। और आपको पता है कि जैसे सेक्शन 144 लगता है आपके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। तो एक प्रकार के ये राइट भी मतलब हनन किया जा रहा है। हनन इन द सेंस आप ये मत जोड़िए कि मतलब यहाँ पर हनन करके सरकार गलत करे, नहीं, ये होना चाहिए। जहां भी अगर चीजें लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो वहां पर चीजें जरूरत पड़ जाती है कि लगभग वहां पर इस प्रकार के काम किए जाए। दूसरा एक है राइट टू एजुकेशन, क्योंकि जब वहां पर इंटरनेट अगर बंद कर दिया गया है, स्कूल बंद है, तो लगभग एक हर आदमी चाहता है कि पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन सिस्टम से अगर वो जुड़े रहे तो उनका खास करके मानव विकास होता है। तो जब चारों तरफ वायलेंस हो रहा है तो शिक्षा तो हो नहीं चल रही है, तो लगभग कहीं ना कहीं शिक्षा के राइट को लेकर के भी उनका राइट का हनन हो रहा है। दूसरा इसलिए कहा जाए कि राइट टू लाइफ एंड इंटरनेट। आजकल आपको भी पता होगा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने इंटरनेट को भी लगभग फंडामेंटल राइट से जोड़ने का प्रयास किया है। कभी करेंगे इसकी चर्चा, वो कौन कौन से वाद हैं, किस प्रकार से आर्टिकल 19 में सारे बातें बताए गए हैं। तो लगभग आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों से वहां इंटरनेट बंद है। और इंटरनेट बंद है तो आपको भी पता है कि अभी के समय में जितने भी नवयुवक लोग हैं वो मोबाइल के एडिक्ट हैं। और मोबाइल के एडिक्ट हैं, चाहे वो गेम में हो, चाहे वीडियो हो, व्हाटएवर कुछ भी, उनको मोबाइल अगर ले लिया जाए तो समझ लीजिए कि उनकी जीवन ही खत्म हो गई, इस प्रकार के। तो लगभग उनकी मोबाइल और मोबाइल से जुड़ा है उनका लाइफ। जस्ट ए पार्ट ऑफ जोक्स, आप इसको मतलब जस्ट ए जोक्स के तौर पर लीजिएगा, इस बात को बुरा मत मानिएगा। अब कहने का मतलब यह है कि जैसे अब उसको लाइफ से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर के, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इस प्रकार के जो राइट हैं अभी के समय में, उसको थोड़ा सा मतलब हनन ही करना चाहिए और सरकार को इस पर और थोड़ा सा एक्शन लेना जाना चाहिए कि ताकि यहाँ के जो सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अब देखिए सोल्यूशन है, जहां तक चीजों को मेरी समझ है, मैं अपने समझ के अनुसार कुछ इसमें पॉइंट रखने का प्रयास करूंगा। अब इसमें अपना तर्क लीजिएगा कि ये मेरी बातें कहां तक सही है। पहला कि मणिपुर हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत वायरल नहीं होना चाहिए। जो चीजें रियल है वह रियल चीजें दिखनी चाहिए, और कुछ ऐसे बात स्किप ना हो जाए जो लोग उसका गलत मीनिंग निकाल लें और एक बड़ा वायलेंस हो जाए, जैसा कि यहां हो रहा है। दूसरा चीज है कि जो ड्रग कल्टीवेशन हो रहा है, चाहे वो ओपियम हो या मैंने जैसे बताया कि ब्राउन शुगर है, अब इस हिल वाले क्षेत्र में इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब वहां एग्रीकल्चर करने के सिवा। तो इनको सरकार को दायित्व होना चाहिए कि कुछ कल्टीवेशन के लिए कुछ ऑप्शन दीजिए कि इन ड्रग के जगह पर वो लोग किस टाइप के वहां पर कल्टीवेशन करें, किस प्रकार की खेती करें। सरकार वहां पर R&D करे, वहां पर एग्रीकल्चर टीम वहां पर लेकर के जाए और उनके जिस प्रकार के सॉइल है सॉइल टेस्टिंग किया जाए, और उस सॉइल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग किस प्रकार की वहां पर खेती किया जा सकता है, उस प्रकार की खेती करने को सजेस्ट किया जाए वहां के लोगों को। और जिस चीज का वो लोग खेती करें तो खासकर उसको मार्केट से जोड़ने का प्रयास किया जाए कि उनके डेली सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। जैसे आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, उनके पास पैसे आएंगे, तो इस प्रकार की कंडीशन डेवलप नहीं होंगे। तीसरा यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो 7 सिस्टर जो इन जनरल कहा जाता है, इन लोगों को आपस में एक कमेटी बनाना चाहिए, और किसी भी तरीका का अगर कोई समस्या आ रहा है, चाहे स्टेट संबंधी चाहे सेंट्रल संबंधी, तो उनको एक कमेटी जब बना रहेगा तो लोग एक बेंच पर बैठेंगे, वो लोग खुद डिसीजन लेंगे कि कहां सही है कहां गलत है, और वो लोग खुद सेंटर से बात करने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर एक स्टेट है, अगर कोई अपनी बात कहता है तो हो सकता है किसी को ट्रस्ट ना हो, लेकिन 7 स्टेट आपस में मिल करके अगर किसी एक स्टेट को बताने का प्रयास करें कि आप सही हैं आप गलत हैं, फिर उस सेंटर को भी लाया जाए और सेंटर से भी कहा जाए कि भाई आप इस पर कुछ काम कीजिए। तो जब सेंटर इस पर काम करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहां के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आगे बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अब कुछ प्लान करना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ बड़ा प्लान। कभी नागालैंड में समस्या हो जा रहा है, कभी मणिपुर में समस्या हो जा रहा है, कभी असम में समस्या हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? इस पर एक भारतीय गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एक कमेटी बनाना चाहिए और उस कमेटी से रिपोर्ट मांगिए कि मतलब इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, और एक लंबा सोल्यूशन होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें किसी प्रकार का समस्या ना हो। आज
मणिपुर में, हो सकता है कि आने वाले समय में दूसरे स्टेट में हो, फिर तीसरे स्टेट में हो। तो ऐसा इस प्रकार के इंसिडेंट आने वाले समय में ना हो, इसके लिए पहले से ही एक बड़ा प्लान करके गवर्नमेंट को रखना चाहिए। और एक और है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल। जब आपको पता ही है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जा सकता है, लेकिन ये तो लास्ट बात है। और जहां तक मैं समझ पाता हूं कि अगर जहां के लोग एकदम वायलेंस पर उतर जाते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन से भी कुछ नहीं होता। जब एक सिविल वार जैसी घटनाएं हो जाए तो उस समय आप प्रेसिडेंट रूल भी लगा दीजिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जनरल है कि काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। और दूसरा, प्रेसिडेंट रूल मतलब तभी लगाया जाता है जब वहां की जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वहां के तो काम कर ही रही है, तो इसलिए मतलब वहां पर अभी प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब ज्यादा वहां के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएंगे तो वहां के जो गवर्नर होंगे वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट 356 के तहत यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी मणिपुर में क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं ये बात करूंगा, ये थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है, लेकिन इसको इससे जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं ये कह रहा हूं कि लगभग देश की आजादी के बाद 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं भारत के डेमोक्रेसी पर सवाल उठे हैं। क्या है, पहले थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। नीले मस्केर 1983 में हुआ था 18 फरवरी को। अब ये नीले मस्केर है क्या, इसको ब्रीफ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। लगभग इस पर अगर डिस्कस किया जाए तो लगभग खास करके इसी टॉपिक पर लगभग 1 घंटे वार्ता किया जाए तब जाके इस पूरी कहानी को समझ में आपको आ पाएगा। लेकिन मैं सागर में गागर भरने का प्रयास करता हूं। ये नीले जो क्षेत्र है वो आसाम का एक क्षेत्र है। और मस्केर का जो शब्द होता है, जहां तक इस शब्द का मैं समझ पा रहा हूं कि एक बड़ी संख्या में लोगों को मारना, खत्म करना, कत्लेआम करना, या एक प्रकार से आप इसको जेनोसाइड से जोड़ सकते हैं, उसी को मस्केर कहा जाता है, इंग्लिश वर्ड है। और नीले क्षेत्र में ऐसा हुआ क्या था, ये बात है। लगभग मैं थोड़ा सा भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं कि लगभग आजादी के बाद से लगभग 1975-76 के आसपास तक, आपको तो पता ही है कि लगभग मैंने बताया कि मैंने मणिपुर की कहानी बताया था। असम का क्षेत्र में लगभग 1978 के आसपास तक कांग्रेस की सरकार थी। लगभग 78 के बाद लगभग यहाँ जनता पार्टी की सरकार बनी, और लगभग 78 से लेकर के 83 के बीच में 3-4 बार सरकार बदल गया। अब सरकार बदलने का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि 1982-83 में जैसे ही मतलब एक प्रकार के लोगों की स्टडी करने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर कितने लोग हैं, तो लगभग 35% लोग इलीगल इमिग्रेंट्स दिखने लगे। अब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी सेंटर में। इंदिरा गांधी चाह रही थी कि हम यहाँ पर सेंसस नहीं कराएंगे और यहाँ के लोगों को मतलब अलग नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये था कि लगभग अगर ये 35% लोग वोट करेंगे तो शायद मेरी मतलब वहां पर जो कांग्रेस की होगी वहां पर सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ के जो छोटे छोटे जो पार्टी के लोग थे, खासकर जैसे आप देखेंगे आसू हो गया, एजीपी हो गया, वहां छोटे छोटे जो ग्रुप थे, वो लोग चाह रहे थे कि इस 35% लोगों कौन है, कहां से आए, इनका रिकॉर्ड जांच किया जाए, इनको यहां से हटाया जाए। लेकिन सेंटर इस पर कोई प्लान नहीं की, और प्लान नहीं करने की वजह से वहां पर इलेक्शन शुरू है। बात है 18 फरवरी का, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर तक लगभग 2000 लोगों का कत्लेआम हुआ। बहुत भयंकर एक प्रकार का जेनोसाइड था, एकदम डायरेक्टली मार दिया जा रहा था लोगों को। कभी आप इसको गूगल कीजिएगा, चीजें जब पढ़ेंगे, ये तो मतलब डेटा है, मतलब रियल में कितने लोग मारे गए कहना काफी मुश्किल होगा। और लगभग ये इंसिडेंट आप देखेंगे लगभग लंबे समय तक, मार्च तक चला था। तो लगभग आप देखेंगे कि इस प्रकार के अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो उस समय भारत की डेमोक्रेसी क्यों मौन है? क्या उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था? और क्या उस पर जो एक्शन लिए गए, क्या आज तक जो लोग दोषी हैं क्या उनको सजा मिला? उसी के बाद आप देखेंगे कि लगभग 1985 के आसपास जो एक वहां की एजीपी पार्टी है, एजीपी पार्टी के वहां पर प्रफुल्ल कुमार महंता वहां के जो लीडर बने, लगभग 85 से 90 तक वहां पर शासन किए। एक लंबी इसकी अपनी कहानी है। आंसू क्या है, एनआरसी से इसको कैसे जोड़कर देखा जा रहा है, इसकी चर्चा कभी हम लोग करेंगे। अब इससे आप समझ गए, पहला इंसिडेंट हुआ था 1983 में।
एक है कि एंटी सिक्स राइट्स 1984, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था उसके बाद से एक बड़ा इंसिडेंट देखा गया था सिख के अगेंस्ट। सिखों को बहुत मात्रा में मारा गया था, आपको भी पता है। तो ये भी एक प्रकार का इंसिडेंट है। इस प्रकार की चीजें क्यों होना चाहिए। उसके बाद गोधरा राइट्स 2002 में हुआ था, और गोधरा राइट्स जब 2002 में हुआ था, आपको ये पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने लोग मारे गए, किस प्रकार के कहानी हुआ। ये सारा चीजें जितना निंदनीय हो सकता है उतना निंदनीय है। इस समय लगभग क्या भारत का डेमोक्रेसी क्या अपने इस इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में खड़ा था, ये थोड़ा सा सोचनीय मुद्दा है। आप लोग भी इस पर सोचिएगा। अब अभी का जो बात करें तो मणिपुर में लगभग इस प्रकार के इंसिडेंट से लगभग 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, लगभग 40+ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब किस चीजों को थोड़ा सा देखिए कि सिविल वार क्या होता है। जब एक क्षेत्र में लोग अपने राइट्स के लिए एकदम सड़क पर उतर जाएं और सरकार को मानना भूल जाएं, तो लगभग उस प्रकार की चीजें जब डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसको हम इन जनरल सिविल वार के कैटेगरी में रखते हैं। सिविल वार की कैटेगरी होता है कि लोगों की एक मेजर करने का टूल्स है, 0 से लेकर के 10 तक। लगभग अगर मान के चला जाए 0 से लेकर अगर 9 की बात करें तो श्रीलंका में जब ये पॉइंट अगर 9 चला गया था तो उस समय श्रीलंका में सिविल वार हुए थे। अमेरिका में 8 पॉइंट था जब वहां पर सिविल वार देखे गए थे। तो लगभग, लेकिन अभी मणिपुर में जो रेटिंग जो देखा जा रहा है वह 7 है। तो लगभग अभी के समय में अगर इस पर कुछ प्लान ऑफ एक्शन अगर नहीं लिए गए तो यकीन मानिए कि यह एक प्रकार का बड़ा वायलेंस का रूप ले सकता है। तो अभी के समय में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को इसको लाइटली ना लेकर के इसको थोड़ा सा डेप्थ में लेने की जरूरत है कि आखिर जो इस प्रकार की अगर समस्याएं चल रहे हैं तो इस पर पड़ताल हो, इसका कुछ निगरानी हो, इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट ना हो। अब समझिएगा इस चीज को। अब इन सारी घटनाओं को सुनने के बाद मैं आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है। क्या स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? या गोदी मीडिया जो इस प्रकार के न्यूज कवर नहीं कर रही है वो उस प्रकार के न्यूज कवर कर रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। आज की मीडिया सिर्फ सरकार की तारीफ करने में लगी है, लेकिन जहां सरकार फेल हो रहा है सरकार की बातें कोई मीडिया दिखाना नहीं चाहता। अब पता नहीं इसके क्या कारण है, आप लोग तो इससे वाकिफ होंगे ही। ऑनलाइन की अपनी एक गरिमा है, हर चीज को ओपनली कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप लोग होशियार हैं, बात को समझ नहीं पा रहे होंगे। और लास्ट है कि जो लोग अभी के समय में जो हम और आप जैसे जो लोग हैं वो लोग, क्या हम लोग मौन हैं मणिपुर के जो इंसिडेंट हो रहे हैं? क्या हम लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए? क्या इन लोगों के बीच में जो विवाद चल रहा है इसकी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए? तो लगभग इस पर विचार कीजिएगा कि कहां कौन है दोषी। देखिए दुनिया में चाहे पहले से उठाइए, महाभारत से ही मतलब एग्जांपल उठाइए, लैंड बहुत बड़ा पार्ट होता है, लैंड बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जमीन के वजह से समस्याएं होता है। और भारत चाहे आप देखिए यूक्रेन रसिया वार हो रहा है, दुनिया में चाहे आप देखेंगे कि वर्ल्ड वार हुए हो, सारा जगह एक मैटर ये करता है लैंड। भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट लैंड है, भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, लैंड इश्यूज है। तो लगभग इस प्रकार की चीजें हैं और इस पर काम करना चाहिए। और लगभग अभी देखा जाए भारत के केस में तो भारत में लगभग चाहे वो रिजर्वेशन हो चाहे लैंड वाला चीजें हो, लैंड को लेकर के लैंड रिफॉर्म जब आया था 1951 में, तो उसके बाद से लगभग केशवानंद भारती तक का मामला उठा करके देख लीजिए, हमेशा विवाद में रहा। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन में लगभग अगर नरसिम्हा राव ने लगभग 28% आरक्षण जब दिया तो उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो उन्होंने अपने शरीर में आग लगा लिया था, अपने आप को मारना शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार के इंसिडेंट हुए। और मणिपुर में तो दोनों काम हो रहा है, लैंड इश्यूज हैं और वहां रिजर्वेशन की भी मांग चल रही है। तो लगभग इस मामला को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए सरकार को, इसको बहुत अच्छे से इसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट को हमको संजो के रखने की जरूरत है।
चाहे कोई सरकार हो, स्टेट या वहां की जो अभी का हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा इश्यूज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।